अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? अच्छा, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बिग डिग्नेटरी इज इन पाकिस्तान बाय द वे। और जब अच्छी चीज़ों के सिलसिले में हमारे मेहमान पाकिस्तान आए ना तो हमें अच्छा लगता है उसके बारे में बात करना, उसको सेलिब्रेट करना। और इस्लामाबाद में तो आपको पता ही है, नहीं पता तो हम बता रहे हैं, आज और कल छुट्टी है। इस्लामाबाद वालों को तो एटलीस्ट पता होगा। और जाहिर है हम मेहमान नवाजी में तो मुझे लगता है किसी से पीछे क्या, हम सबसे आगे हैं। और खासतौर पर मेहमान भी ऐसा हो जो लिटरली आपका भाई हो, आपका दोस्त हो। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात बल्कि बहुत से फंक्शंस होने हैं, उनमें शिरकत के लिए चीन के नायब वजीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में हैं। तो इन दोस्त की हम बात कर रहे थे, जिसके लिए ऑफ कोर्स इस्लामाबाद हैज़ बीन आल्सो क्लोज डाउन फॉर अ व्हाइल। नायब वजीर आज़म की मुलाकात होनी है सदर मुमलिकत से, ऑब्वियसली वजीर आज़म से, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से और भी बड़ी अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात होनी है। इस्लामाबाद में आज और कल मकामी तातील है, तो मैं हिसाब लगा रहा था कि इस्लामाबाद में कितनी छुट्टियाँ हो गई। छुट्टियाँ देखें कब से शुरू हुई, यानी थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे तो था, फिर मंडे एंड फ्राइडे से ऑनवर्ड्स। फ्राइडे से ऑनवर्ड्स थर्सडे नहीं था? नहीं, हमें नहीं होती है, इसलिए हमें पता है हमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ से। खैर एनीवे, जिनको पड़ता है वेल गुड ऑन यू, क्योंकि आप लोगों की तो अभी आज भी छुट्टी और कल भी चलेगी। सो दिस इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद। बच्चों के वैसे भी आपको पता ही है, कल से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है। ये अगस्त का महीना आज़ादी का महीना तो होता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम स्कूल खुलने का महीना भी होता है। तो बेचारे बच्चों से क्यों हम, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जितनी छुट्टियाँ और एंजॉय करनी है कर लो। कर लो अभी ठीक है, अभी तो खुलने वाला है। लेट सोना है, लेट उठना है, कर लो, क्योंकि उसके बाद तो सुबह 6 बजे उठना ही है। छुट्टियों पे बड़ी आदतें खराब हो जाती हैं। हैविंग सेड दैट, छुट्टियों में इंसान कभी कभार बोर भी हो जाता है, देन यू नीड अ चेंज। सो इट्स गुड टू बी बैक टू स्कूल, एटलीस्ट आई यूज्ड टू फील दैट वे। ये वो वाले दिन जो है ना शुरू हो गए हैं, जब जो नानियों की यहाँ गए हुए हैं वापस लौटने की या तो तैयारी कर रहे हैं, लौट रहे हैं, वो सारा सिलसिला जो है ना वो सीजन शुरू हो चुका है। अच्छा जी, ये इंटरेस्टिंग बात है जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट होगा बहुत से लोगों को। बहुत सारे बिल्स की बात हो रही है, तो एक बिल कानून साजी की हम बात करें, वो जो बिल हमें आते हैं बिजली के, वो वाले नहीं वो वाले बिल्स नहीं भाई, कानून साजी एग्जैक्टली आपने बताया। एक तो जो मंजूरी दी जा रही है और बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक इसमें से मेंशन करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक खवातीन की सेहत से है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस जानिब कोई तवज्जो भी नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है कि अब बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक्स बिल। कॉस्मेटिक्स यानी जो मेकअप, क्रीमें और ये 7 decades वैसे it took us 7 decades, क्योंकि हमने अपनी नज़रों के सामने ये 2 नंबर क्रीमें और बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन चल रही हैं तो चल रही हैं। अब मेरा ख्याल है कि किसी को ख्याल आ गया है। कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट से मंजूर कर लिया गया और इस बिल के तहत मुल्क में जनरल कॉस्मेटिक अथॉरिटी कायम की जाएगी और जाली मसनूआत बनाने पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा मिलेगी। इस बिल के मुताबिक जाली कॉस्मेटिक्स जिल्द के कैंसर, एलर्जीज और दीगर अमराज का सबब बनती हैं। वी ऑल नो सच क्रीम्स जिससे लेटर इन ईयर्स लोगों को ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसे इश्यूज हुए हैं कि उस वक्त तो आप टेम्पररी थोड़े दिन के लिए, कुछ महीनों, इवन 1-2 साल के लिए मुसलसल लगाते रहें तो गोरे हो जाते हैं। वो आपको पता है ना, एक पीयर प्रेशर भी होता था, अल्लाह का शुक्र है कम हो गया है। वो गोरे रंग का कॉम्प्लेक्स जो हमें था है सॉर्ट ऑफ क्या कह लें, तो वो जो मिक्सचर हो गया या और डिफरेंट तरह की क्रीमें हो गई, उनका टेम्पररी इफेक्ट आता है। लेकिन उसके बाद आई नो पीपल जिनका चेहरा ऐसा खराब हुआ कि वो अब रिकवर नहीं हो सकता। नॉट जस्ट दैट, जिस तरह इन क्रीमों की विदाउट एनी पीछे कोई टेस्टिंग हुई हो, कोई पता हो कि आपको अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, इनकी एडवर्टिजमेंट्स जो हो रही थी हर जगह, हर फोरम पे ये एडवर्टाइज होते हैं। उसके बाद किस तरीके से माइल किया जाता है कि आप ये यूज़ करेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, तो फलाना धमाका, बहुत सी चीज़ें। और अब तो माशाल्लाह इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं कि अब तो जो चीज़ें पहले नज़र नहीं आती थी, 2-4 एड्स चलते होंगे टीवी वगैरह पे, अब पता चला है कि इतने ज़्यादा हैं और पीपल गेट कंपेल्ड कि जी इससे ये हो रहा है तो आओ ये यूज़ करके देख लें, नॉट नोइंग कि कितने नुकसानात हैं इन चीज़ों के। सो वी आर वेरी हैप्पी बाय द वे विद दिस पर्टिकुलर बिल, और यकीनन मेरा ख्याल है कि क्वालिटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा और अब लोग ज़रा डर जाएंगे। कुछ कानून साजी जो अभी लेटेस्ट हुई है ना, बड़ी इनकरेजिंग है, जैसे कि फिल्म एंड टीवी के आर्टिस्ट से मुताल्लिक, फिर कॉपीराइट्स एंड प्लेजरिज्म से मुताल्लिक, और फिर अब ये
कॉस्मेटिक्स का बिल भी। सो होशियार हो जाएं, मेरा ख्याल है खबरदार हो जाएं वो तमाम लोग जो ये घरों में बगैर किसी टेस्टिंग और लेबॉरेटरी चेक एंड बैलेंस के, बगैर किसी साइंटिफिक नॉलेज के क्रीमें बना रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लिटरली करोड़ों रुपए बना रहे हैं, कमा रहे हैं। ओ ऐसा वैसा। बाय द वे, आप ये बिल्स की बात कर रहे थे तो कुछ तो बड़े अच्छे थे, होने भी चाहिए थे, कुछ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे और कल आपने देखा ही होगा कि काफ़ी तमाशा भी था उधर। बट एनीवे, वी विल कम टू दैट लेटर इन द शो बिकॉज और भी कुछ हुआ जो कि एकदम से खौफ आ जाता है जब इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में होना स्टार्ट होती हैं दोबारा, बिकॉज आपको ये नहीं पता होता कि व्हेन इट्स गोइंग टू स्टॉप। एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाजोड़। हाँ, कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में पर्टिकुलरली अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बात करें तो एक बड़ा सा सवालिया निशान लगता नज़र आ रहा है और बाजोड़ वाक़या भी उसी की निशानदही कर रहा है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल हम मालूम करेंगे। बाजोड़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हिस्बानुल्लाह, हमारे साथी हैं। हिस्बान, बताइएगा अब तक क्या पुलिस कंफर्म कर पाई है? जी, कल जो ख़ुदकुश धमाका हुआ था जी जमात उलमा इस्लाम की वर्कर कन्वेंशन में, तो रात गए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नज़ीर ख़ान ने ये कंफर्म किया था कि ये ख़ुदकुश धमाका है और इसमें 12 किलो से ज़्यादा जो बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल की गई है। बाकायदा ये ख़ुदकुश धमाका था और ख़ुदकुश हमलावर ने जलसगाह के दरमियान में आके ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया था। दरमियान में आके खुद को धमाके से उड़ा दिया था। कोई इलाके में सर्च ऑपरेशन हुआ, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है क्या? इस सिलसिले में एक थ्रेट अलर्ट पहले जारी था। पे ये कन्वेंशन जो हो रहा था इस खैमे में, मतलब 400 लोग थे, 500 लोग थे, कोई फिगर भी बताइएगा। और इसमें आने जाने के रास्ते में अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी सिक्योरिटी चेक हो रहा होता है, तो यहाँ इस किस्म के लगी हुई थी, नस्ब हुई हुई थी ये गेट्स जिनके थ्रू आप जाते हैं तो पता चल जाता है अगर आपके पास कोई मेटेलिक चीज़ है। इस तरह है अब्दुल्ला के उमूमन जो जमात उलमा इस्लाम के जलसे होते हैं बाजोड़ में और दीगर इलाकों में भी उसकी सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात होती है। उसकी एक वजह यह है कि उनकी अपनी जो रज़ाकार सिक्योरिटी है अंसारुल इस्लाम, वो बड़ी तादाद में वहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ये जो कल जो धमाका जिस जगह पे हुआ है जहाँ जमात उलमा इस्लाम का एक कन्वेंशन था, तो वो चारों तरफ से बंद है, सिर्फ उसके 2 रास्ते हैं इन आउट। दोनों रास्तों पे बाकायदा उसकी चेकिंग हो रही थी। थ्रेट अलर्ट तो पहले से जारी हुआ था कि ख़ुदकुश हमला या दीगर बम ब्लास्ट हो सकते हैं किसी भी जगह। वो तो पहले से बाजोड़ में पहले से इसी तरह थ्रेट्स चल रही है कई महीनों से। यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी, जहाँ पुलिस की सिक्योरिटी भी मौजूद थी, जहाँ अंसारुल इस्लाम की सिक्योरिटी भी मौजूद थी, और फिर दरमियान में एक ख़ुदकुश हमलावर दाखिल होता है, तो ये एक सवाली निशान है कि किस तरह वो दाखिल हुआ, क्योंकि उनकी सख्त सिक्योरिटी थी। 2 दिन पहले से उन्होंने वहाँ पे जो अपने रज़ाकार थे वो बिठाना शुरू कर दी थी, वहाँ पे वो मौजूद थे। उसके बाद जब जलसा शुरू हो रहा था उससे 2 घंटे पहले भी उसकी सख्त चेकिंग हो रही थी। वहाँ पे अंसारुल इस्लाम की जो रज़ाकार है वो चेकिंग कर रही थी, बाजोड़ पुलिस की जवान जो थी वो चेकिंग कर रही थी। लेकिन हैरानकुन तौर पे ये ख़ुदकुश हमलावर किस तरीके से अंदर दाखिल हुआ, इट इज ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेट्स आल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट कि बहुत मुश्किल होता है जब कोई अपनी जान देने के लिए फैसला कर चुका हो, तो फिर मतलब बड़ी कोशिश करनी पड़ती है वहां से उसको डिटर करने के लिए। हो गया है कि ये खुदकुश था? हाँ जी, ये कंफर्म हो गया है। 43 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। वी आर वंडरिंग कि क्या इतनी सहूलियात मौजूद हैं? 44 से ज़्यादा, हाँ 43 अफराद एक्चुअली शहीद हुए हैं, 43 एंड अबव। और कहाँ इनको शिफ्ट किया गया? इर्द गिर्द के ज़ाहिर सारे अस्पतालों में भी लोगों को मुंतकिल किया गया होगा, उस बारे में बताइए। ज़ख्मियों की हालत कैसी है? अब्दुल्ला इस तरह है कि जो ख़ुदकुश हमलावर ने जब धमाका किया तो धमाके से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं वो कोई 5-6 मिनट की दूरी पे है। ज़ख्मियों को चूँकि एम्बुलेंस वहाँ पे कम पड़ गई थी तो ज़ख्मियों को लोग अपनी मदद के तहत भी अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे अस्पताल में हमने देखा कि बदनज़मी थी बहुत ज़्यादा, रश बहुत ज़्यादा थी। लोग अपने प्यारों को तलाश करने के लिए धड़ाधड़ अस्पताल आ रहे थे।
थी, और ऐसी भी नौजवान थी जो खून देने के लिए अस्पताल पहुंची थी। तो ये एकदम जो सारा प्रेशर था वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पे पड़ा, जिससे कभी हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि 43 अफराद जिस वाक़े में जहाँ बहक हो जाएं, 100 से ज़ायद जख्मी हो जाएं, DHQ अस्पताल उसको हैंडल कर सके। हमारे कैमरामैन हैं समीउल्लाह, वो भी शदीद जख्मी हुए हैं, उनकी तबीयत कैसी है आप बता दीजिए प्लीज़। समीउल्लाह चूँकि मेरे साथ इस जलसे के कवरेज कर रहे थे, तो वो बिल्कुल स्टेज के करीब वहाँ पे खड़ा था, और वो जो उनकी तकारीर और जो फुटेज बना रहे थे, तो वो सर पे उनको चोट आए हैं और पेट में उनकी चरे लगे हैं। तो अब से कुछ देर बाद उनका डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन होगा, तो लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, उसके ऑपरेशन कोई 2 घंटे बाद इंशाल्लाह होगा। अल्लाह मियाँ उनको रूबत सेहत करे, और तमाम ज़ख्मी जो इस धमाके में, इस वाक़े में हुए हैं, उनको जल्द सेहतयाब करे। आमीन। लेकिन खौफ इसलिए भी आता है क्योंकि आपको पता है कि मुल्क में बड़ा एक ट्रांजिशन का एक पीरियड इस वक्त हम देखने वाले हैं। अभी कुछ हफ्ता 10 दिन में आपको पता है कि इस हुकूमत ने ऑब्वियसली ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद विदिन 90 डेज़ इलेक्शंस होने हैं, और इस किस्म की इंशाल्लाह ऑब्वियसली उम्मीद तो यही है। लेकिन अब इस किस्म के इंसिडेंट्स जब होते हैं तो आपको वो सिक्योरिटी पे फिर सवालिया निशान उठना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो वो मौका होगा जब कैंपेनिंग होनी है, हर कोई निकलेगा, उसके बाद इलेक्शंस हुए तो वोटिंग होगी, मतलब लोगों का एक बहुत ज़्यादा नंबर्स में जमा होना, गैदर होना, ये होता रहेगा। और तो उससे ज़रा खौफ आता है कि अगर अभी ये हाल है तो क्या होने वाला है। और ये एक सियासी जमात का जो कि इंतखाबी अमल का हिस्सा है, उसके वर्कर्स कन्वेंशन को टारगेट किया गया है, जिसमें 44 अफराद शहीद हो गए हैं, 100 से ज़ायद जख्मी हैं, कई की हालत तशवीशनाक है। दिस इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग। मतलब ऐसे 43 टोल जो बिल्कुल आप जो बता रहे हैं वही बताया जा रहा है, वो बड़ा कंसर्निंग है ये सारा मामला। एंड जाहिर है जब हम कहते हैं कि हुकूमत ख़त्म तो हो ही जाएगी, अब हफ्ता 10 दिन की बात रह गई है, वो खुद भी बार बार कह रहे हैं, वो खुद भी बार बार कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जहां हम इस बात पे श्योर हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करके घर जा रही है, वहां हम इस बात पे टिल डेट श्योर क्यों नहीं है कि 60 या 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। सो इसकी क्लैरिटी भी अब आनी चाहिए, और इसमें जो इब्हाम पाया जा रहा है, ये इब्हाम कभी भी ना मुल्क के लिए, ना मुल्क की मईशत के लिए, ना दीगर मामलात के लिए अच्छा होता है। सो इसकी राना सनाउल्लाह हमारे शो पे भी कह चुके हैं, 90 दिनों का जिक्र कर चुके हैं। हाँ। और वैसे भी डिफरेंट 60 दिन भी आते रहे हैं, फिर 90 दिन भी आते रहे हैं, फिर इब्हाम भी साथ साथ आते रहे हैं, फिर कानून साजियों के बारे में भी बात होती रही है। सो बहुत कुछ है जो एट द सेम टाइम हो रहा है। देखिए एक बात पे तो हम सब तय हैं ना कि असम्बलियां तहलील हो रही हैं। क्या आप इस बात पे श्योर हैं कि 90 दिन में इंतखाबात हो रहे हैं? उम्मीद है। एक्चुअली श्योरिटी तो किसी चीज़ की भी नहीं हो सकती ना, स्पेशली वेयर वी लिव, बिकॉज हम इन द पास्ट भी बहुत कुछ देखते आए हैं। तो वो श्योरिटी तो हम एब्सोल्युटली वी कैन नॉट पुट आवर मनी ऑन इट कि जी ये तो होएगा ही होएगा, इस तरह नहीं पता, लेकिन होपफुली होगा। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, और दुबई में शायद आपने देखा हो, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इसकी फुटेज वगैरह थी, बिलावल भुट्टो साहब ने खुद भी लगाया हुआ था। मैडम तुसाड्स म्यूजियम में जी पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का वैक्स स्टैचू जो है वो अनवेल किया गया, विच वॉज क्वाइट ब्यूटिफुल सेरेमनी, और ख़ास तौर पे क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद वहाँ उसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए वहाँ मौजूद थे। तो एक सरियल किस्म की आपको पता है कि फीलिंग थी, वो खड़े हैं, और साथ ही एक पूरा लाइफ साइज मुजस्मा जो था वो उनकी वालदा का यानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था। एग्जैक्टली, एक्चुअली वो तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोल ही रहे थे, लेकिन हमें देख के एक ज़रा इमोशनल, खासतौर पे व्हेन यू हैव लॉस्ट योर मदर, अगर वज़ीर आज़म को हम थोड़ा सा पार्ट निकाल ही दें, किसी की तो वालदा है ना, तो वो देख के एक लाइफ साइज फिगर देखना वो लग रहा था जैसे एक इमोशनल मोमेंट है, बट नॉट फॉर हिम, बिकॉज उन्होंने फिर एक छोटी सी मिनी स्पीच भी दी, खिताब किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और म्यूज़ियम इंतज़ामिया का 10 साल बाय द वे आपको पता ही है, जिला वतनी के मोहतरमा ने दुबई में ही गुजारे, और बिलावल लिटरली ऑल दीज Children have grown up sort of in Dubai. बिल्कुल। और ये शहर बिलावल पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं, उन्होंने कल भी दोहराया कि उनके दिल के बहुत करीब है, और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत का निशान हैं। सो कुछ विजुअल्स हमने सोचा आज आपसे शेयर करते हैं इस अनवेलिंग स्टैचू। वैसे मुझे एक बात बताएं कि ये स्टैचू लाइक ये तो चले हम यहाँ मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, दुबई में है मैडम तुसाड्स, लेकिन जो यूके में, जो लंदन में जो बहुत है, मेरा ख्याल है मैंने यही वाली इसी वैक्स म्यूजियम की काफ़ी हमने तस्वीरें भी देखी हुई हैं। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि उधर है कि नहीं।
प्लीज़ बताइए, राइट टू अस, जो कि रिसेंटली होके आए हैं वहाँ से। आज ये पाकिस्तान टीवी ट्विटर हैंडल। वी ऑलवेज लाइक टू नो इस किस्म की चीज़ें। अच्छा जी, अब क्रिकेट के हवाले से बात करें तो बहुत मेजर जिनको कहते हैं ना टूर्नामेंट्स, वो आने ही वाले हैं। अभी हम रिसेंटली तो टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका जीत लिया है, विच आई एम एटलीस्ट वेरी कॉन्फिडेंट, नहीं कॉन्फिडेंट नहीं, बड़ा इत्मीनान सा होता है कि वी आर इन अ गुड स्पेस टू बी गोइंग टू द अदर बैटल्स, जिनको हम कहेंगे। तो आपको जल्दी क्रिकेट की दुनिया में एक्चुअली एक बड़ी खबर आई है। हम अपनी सीरीज की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इंग्लैंड के मायानाज फास्ट बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, इन्होंने एशेज सीरीज के बाद अब क्रिकेट से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सो हमने सोचा कि हाँ, इससे बेहतर क्या मौका होगा कि हम इनके करियर पे ज़रा नज़र डालें, 37-year-old ट्रिब्यूट पेश करें। स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 166 मैचेस खेलकर 600 विकेटें जो हैं वो हासिल, देखिए 600 विकेट तो ली है ना उन्होंने, ये तो मैं सही कह रही हूँ ना। और ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड है जिन्हें करियर की शुरुआत में 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह के हाथों 6 बॉल्स पर 6 छक्के पड़े थे। ये वाली जो बात है ना, ये मेरा ख्याल है कि कोई क्रिकेट लवर्स वुड नॉट फॉरगेट दैट। और लेकिन ब्रॉड ने हिम्मत नहीं हारी और 17 साल तक मुल्क के लिए खेलने के बाद अब रिटायर हो रहे हैं। कैसा है? एक्चुअली उनकी जगह कोई और होता ना तो इसके बाद इसका करियर खत्म हो जाता, शुरू होते ही खत्म हो जाता। ऑनेस्टली अगर वो पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ होता ना उनको करियर, तो उनको मौका ना मिलता शायद आगे जाने का आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ डेब्यू। इसी पे ज़रा हम बात करते हैं, मतलब इनके इस जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे भी बड़ी वेल परफॉर्मिंग बॉलर्स थे, लेकिन रिटायरमेंट उनकी कुछ अच्छी नहीं रही। लेकिन इसके बाद भी अगर इनको इस तरह से रिटायर किया जा रहा है, घर भेजा जा रहा है, विच इज़ मतलब हम इधर बैठे इनके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर हिम एज़ वेल। सो उससे हम क्या सीख सकते हैं? साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया रज़ाक भाई। रज़ाक भाई, स्टुअर्ट ब्रॉड का करियर ख़त्म हो रहा है, क्या कहेंगे? अब आपने भी ज़ाहिर है उन्हें ऑब्जर्व किया, आप ख़ुद भी उनके साथ खेल चुके हैं, क्या ख़ास था उनमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, स्टुअर्ट ब्रॉड इनका फैमिली जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और इनकी फिटनेस बहुत ज़बरदस्त होती है और इनके पास टाइम बड़ा अच्छा होता है, इनकी फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी होती हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि इनका जो क्रिकेट बोर्ड होता है वो बहुत स्पोर्टिंग रोल अदा करता है प्लेयर्स को बनाने में, पॉलिश करने में। और देखिए, एक बॉलर एक ओवर में 6 छक्के खाने के बाद उसके बाद उसने वर्ल्ड में एक बड़ा अच्छा बॉलर बन गया। तो ये सिर्फ इंग्लैंड में ही हो सकता है, अगर एशिया में होता तो उसका कैरियर वहीं पे ख़त्म हो जाना था। और आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है और ओवरऑल देखा जाए फिटनेस अभी तक वो लग रहा है जैसे कि अभी भी खेल सकते थे। अच्छा, हम एग्जैक्टली यही बात अभी हम बात भी कर रहे थे अब्दुल्ला और मैं, कि मतलब हमारे यहाँ तो करियर का स्टार्ट ही ना हो सकता मज़ीद अगर शुरू में ही ये वाला सिचुएशन बनती जो इनके साथ थी। तो आप बताएं कि उसके बाद इन्होंने इतना, इनका लंबा करियर भी रहा, बड़ा अच्छा इन्होंने खेला भी, बड़ा बाइज़्ज़त इनकी रिटायरमेंट भी हो रही है और उनको बड़ा ऑनर किया जा रहा है। ये कल्चर हमारे पास क्यों नहीं है? मतलब इट्स लेस अबाउट हिम, हम अपना पूछना चाहते हैं कि हम ये कल्चर नहीं डेवलप कर सकते? देखिए, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, इस शुरू से ही इसको सही रखना चाहिए था। और एक जो ट्रेंड चलता आ रहा था, जितने हमारे लेजेंड्स प्लेयर गुजरे हैं, जिसमें इमरान खान है, ज़हीर बास है, जावेद मियांदाद है, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इंज़मामुल हक, जितने भी लेजेंड हमारे पुराने प्लेयर थे, उनकी जो रिटायरमेंट हुई इज़्ज़त के साथ नहीं हुई और उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, कि वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा नाम था। तो ये पाकिस्तान में थोड़ा सा इसमें सेटबैक है, इसमें इस चीज़ में इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अब जो भी अब नए प्लेयरों में रिटायर हो तो उसको पूरी इज्जत दी जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए और उसका एक फेयरवेल डिनर हो या मैच हो या फंक्शन हो, व्हाटएवर, तो बड़ी इज्जत के साथ जाना चाहिए। चलिए जी, आज आशीष का लास्ट डे है, सो इट्स गोइंग टू बी हिज लास्ट डे। आज इसके बाद रिटायर हो जाएंगे। अब ज़रा अपने मामलात पे वापस आते हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, मिसबाह की आपको बताइए वापसी हो रही है और बहुत सी बातें भी हो रही हैं। जो पिछले सेटअप वाले वो कहते हैं भाई टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, छेड़छाड़ ना करें, ना मैनेजमेंट में ना नेशनल लेवल पर। आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टच एनीथिंग? मुझे तो नहीं लग रहा। ये दरअसल आपको पता है कि हर इंसान की अपनी सोच होती है। मिसबाह बहुत पॉजिटिव इंसान है और वो कोशिश करते हैं अच्छा करने की और प्लेयरों में कॉन्फिडेंस लाने की, अच्छा बोलते भी हैं और क्रिकेट का नॉलेज भी है उनको। और अगर वो इसमें इंटरफेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसमें बेहतरी होगी।
और वो पिछले सालों में कोचिंग भी कर चुके हैं, चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी वही आ जाती है कि हम प्लेयरों को डेवलप नहीं करते, पॉलिश नहीं करते। अगर मिस्टर वॉल इस पे थोड़ा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ सब चीज़ों के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाएगा और ये जितना क्रिटिसिज्म होता है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि ये एक बोर्ड आता है तो वो अपने तरीके से चलने की कोशिश करता है, दूसरा आता है तो वो अपने चलने से कोशिश करता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो पास्ट में जो जैसे हमारे रमीज़ राजा थे चेयरमैन, तो वो अपने तरीके से लेके चलना चाह रहे थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, कोई भी आए तो सिस्टम को रन करे, कोई भी आए सिस्टम को, वो जो ब्लूप्रिंट एक बन गया है उसको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, दैट्स अ गुड टिप, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक भी हमें टिप क्या दे रहे थे, मतलब वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे, लेकिन अब ये एक टिप है हमारे पास और वो है दिल का रिश्ता की टिप। आपको पता है टिप ही है और एवरी अदर डे हमें, विच इज़ गुड एक्चुअली, ये प्रैक्टिस भी अच्छी है कि जो इन बातों को समझ सके। मैरिज एंड फैमिली काउंसलर मरियम सुहेल बता रही हैं आज कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं और किस तरह उनको आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है? आइडेंटिफाई तो हमने दिखा दिया था करना क्या है, बट आइडेंटिफाई भी नहीं करते ना कुछ। तो मतलब इतना बड़ा बड़ा रेड फ्लैग झंडा होता है और लोग कभी कभार इवन बिफोर मैरिज भी नजर आ जाता है, लाल झंडे में लिपटा हुआ आ रहा होता है इंसान, वो इतना बड़ा होता है, फिर भी हम इग्नोर करेंगे। लेकिन ये ठीक है, करना क्या होगा। और उसके बाद हम ब्रेक भी ले रहे हैं। अगर आपको अपने रिश्ते में रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हों तो ये 3 स्टेप्स ज़रूर लीजिए। सबसे पहले अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करें कि उनका रवैया किस हद तक आपके लिए तकलीफदेह है। नंबर 2, जो चेंजेस आप उनसे चाह रहे हैं उन्हें बहुत क्लियरली बताइए। मसलन उन्हें बताइए कि गुस्से में रिश्ता तोड़ने की धमकियां ना दिया करो। नंबर 3, अगर इतनी ओपन कम्युनिकेशन के बावजूद भी आपको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर तशद्दुद की शिकार कमसन घरेलू मुलाजमा की अपडेट यह है कि उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई है और बयानात तो बहुत से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब महज अफसोस ही करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात इतनी की जा रही है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम इस किस्म के किस्से बहुत देखते रहे इन द पास्ट एज वेल, कि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेकर दीगर सियासी रहनुमा जो हैं वो भी इसका नोटिस ले रहे हैं। प्रोटेक्टिव वैल्यू भी है मुलजिमा की, और जो FIR देखी जा रही है कानूनी माहिरीन की तरफ से उसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस की बदनीयती इसमें नज़र आ रही है। इन्फ्लुएंशियल आदमी है जज साहब है, जाहिर है। पहले तो कितनी शिक्कें डाली ही नहीं थी FIR में जो कि होनी चाहिए थी, तो वो तो चूंकि इतनी ज़्यादा उस पर बात हो रही है तो दे हैड टू ऐड दैट, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी उस मुलाजमा की बात हो जाए, रिजवाना, जिसकी तबीयत जो है वो दोबारा से ख़राब भी हो गई है और जिस पे ओवरऑल अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो लग रहा है कि कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो उसके साथ नहीं हुआ। मतलब उसके दांत तोड़े गए और उसको शार्प चीज़ों से मारा गया और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं कराई गई। मौजूद हैं जो कि इस बोर्ड को हेड कर रहे हैं, जो रिजवाना का इलाज कर रही है, जो टीम रिजवाना का इलाज कर रही है, प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलफरीद साहब, आपने वक्त दिया। आई एम श्योर आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, लेकिन हम रिजवाना की तबीयत से मुतालिक, इसकी इंजरी से मुतालिक आपसे मालूम करना चाहेंगे कि आपने अपने करियर में बड़े तशद्दुद के केसेस आई गेस देखे होंगे। इस तरह की नौयत के वाक़यात आपकी नज़र से कितना रेगुलरली गुजरते हैं, जितना टॉर्चर इस बच्ची पे किया गया है? देखिए, ये एक वैसे तो अनयूजुअल सा केस है, क्योंकि इसकी ये फ्रेश इंजरीज नहीं है, इंजरीज को ये 4-5 महीने पुरानी है। और अब ये भी नेचुरली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है कि ये 4-5 महीने ये किधर रही, क्योंकि ये इसमें एक्चुअली इसको जो ब्रूजेस और इंजरीज हैं उसकी वजह से इसकी एक, हम अपनी टर्म में कहते हैं सेप्टिसीमिया, जो आप समझें कि इन्फेक्शन थ्रू ब्लड हर ऑर्गन में चला जाता है। तो इसका लिवर इफेक्टेड था, फिर इसको जो हेड पे इंजरी थी वो इसकी हाइजीनिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसमें ये था कि उसमें मैगेट्स पड़ गए हुए थे इसकी, जिसको आप आम जबान में कहते हैं कि उसमें कीड़े पड़ गए हुए थे। तो इसकी क्योंकि हाइजीनिक प्रॉपर नहीं थी, इसको कोई वो क्लीनिंग और वो उस तरह की केयर भी नहीं थी,
इस वजह से इसमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैली और हमने उसकी डिब्राइवमेंट वूंड की रोज़ 2-3 दफ़ा हो रही है। फिर इसको ब्रूजेस बैक पे थे, वो भी प्रॉपर क्लीन नहीं हुए। फिर इसके 2 फ्रैक्चर्स हैं, एक राइट अल्ला पे एक लेफ़्ट अल्ला पे, उनके हमने प्लास्टर्स कर दिए। लेकिन इसकी एक अनयूजुअल चीज़ आती है कि एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और कहती है मैं घर जाऊंगी, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन उसके बाद फिर इसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है और फिर ये थोड़ी सी जैसे अपने गनूदगी में चली जाती है। और कल ऐसा एपिसोड हुआ और लेकिन रात के बाद से ये फिर इसकी कंडीशन इस वक्त ठीक है। हमने कल इसकी ब्रोंकोस्कोपी की थी, जो एक कैमरा होता है और वो लंग्स के जो ब्रोंकियल ट्री होता है उसके अंदर देखते हैं सारा। तो एक इसको लेफ्ट साइड पे इन्फेक्टेड मटेरियल था, वो हमने सारा वॉश किया और राइट साइड पे थोड़ा सा ब्लड था, जो कि ख्याल है कि सेप्टिसीमिया की वजह से ब्लड की एक प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी चीज़ें आपने गिनवाई हैं और ख़ास तौर पे इसका कहना कि एक दिन ये कहती है कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैंने आगे जाना है। कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से भी अभी तक कोई बात हुई है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चा इतने ट्रॉमा से गुजर रहा हो और फिजिकली तो हालत से नज़र ही आ रहा है, तो दिमाग पर भी असर तो पड़ता ही है। हाँ, इसका हमने एक्चुअली जो पहले 10 रुकनी बोर्ड बनाया था उसमें हमने साइकियाट्रिस्ट को भी डाला, साइकोलॉजिस्ट को भी डाला और अब इसको फर्दर हम आज क्योंकि इसकी उम्र एक बॉर्डर लाइन है, 14-15 साल के अराउंड एज है, तो हम आज चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं बिकॉज इसकी अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पहले रूटीन के जो हमारे एडल्ट साइकियाट्रिस्ट थे वो थे, अब आज हमने फर्दर इसको बोर्ड हमने 10 से 13 रुकनी बोर्ड कर दिया, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी डालें। लेकिन इसकी रोज़ काउंसलिंग होती है और हमने एक दूसरा प्लान भी बनाया कि हमने इसका, अल्लाह करे ये इस एपिसोड से बाहर आ जाए, ठीक हो जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने इसका लॉन्ग टर्म रीहैब प्लान भी बनाया है, जिसमें ये कि इसको हमने कोई यूज़फुल सिटीज़न बनाना है और इसको कुछ हम एजुकेट करेंगे, फिर इसको हुनर सिखाएंगे, जिसमें कुछ एनजीओस भी हमारे साथ काम करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एनजीओस भी, हमारा प्लेटफॉर्म भी, जियो न्यूज़, आपको पता ही है पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ये देख रहे होते हैं। वो तो एनी हेल्प दैट यू वुड रिक्वायर आपको इंशाल्लाह मिलेगी हमारी तरफ से भी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपने जिस इंजरी जिन इंजरीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, मतलब एक इंसान, एक बच्चे या बच्ची के ऊपर इस तरह किस मेंटल स्टेट में हो सकता है कि वो दांत भी तोड़ रहा है, सर पे भी ज़ख्म मार रहा है, नोकीली चीज़ें भी घुसा रहा है। मतलब इस बच्ची को तो चलें रिहैब की ज़रूरत है ही, लेकिन जिसने भी इसके साथ ये किया, आपको लगता है, आप डॉक्टर हैं, कि उनको भी शायद रिहैब की ज़रूरत है? ये नेचुरली ये तो जी इसको आप पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है कि एक्चुअल हालात क्या थे। और लेकिन वो एक छोटी बच्ची है और उसको एक तो ये कि इंजरीज उसको हुई और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो ऐसा सच इंटरनल इंजरी नहीं हुई। प्रॉब्लम यहाँ से ज़्यादा बड़ी कि उसको फिर वो उसकी हाइजीन ठीक नहीं थी, कि उसको मेडिकल केयर प्रॉपर नहीं मिली, जिस वजह से वो इन्फेक्शन फिर उसका सारा जो ब्लड अंदर चला गया और वो प्रॉब्लम फिर ज़्यादा बढ़ी। तो नेचुरली इसको हमें, तो मेरा ख्याल है एक ऐसा इदारा हमारे कंट्री में है जिनको हमें एक्टिवेट करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें ताकि दोबारा ना हो, उस पे भी मेरा ख्याल है हमें वर्क करने की ज़रूरत है। और हमें तो पूरे मेरा ख्याल है मुआशरे को एक इस तरह की काउंसलिंग सेशंस हमारे थ्रू जियो या थ्रू मीडिया होने चाहिए ताकि इस तरह के एपिसोड्स दोबारा ना हो, बिकॉज बच्चे आगे फ्यूचर का सरमाया है और जिंदगी, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, एंड यू आर वेरी राइट, क्योंकि काउंसलिंग तो पूरे माशरे की होनी चाहिए ऑन अ लॉट ऑफ एवेन्यूज। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बच्ची रिजवाना की जो वालदा है, उनका कहना है कि इसको जहर भी दिए जाने का कोई खदशा है इस किस्म का। आपको कोई ऐसी फाइंडिंग मिली कि शायद इसको पॉइजन भी करने की कोशिश की गई हो? हमें देखिए जी, फ्रंट पे तो ऐसे कोई शवायद नहीं मिले कि पॉइजनिंग हुई है, लेकिन क्योंकि वालदा बार बार कह रही थी तो इसलिए हमने उसके ब्लड टेस्ट जो है वो टॉक्सिकोलॉजी के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब है उधर भिजवा दिए हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेंज जो पॉइजन्स का और टॉक्सिक मटेरियल्स का है वो फोरेंसिक लैब करती है। और उनको हमने रिक्वेस्ट भी की रिपोर्ट जल्दी दे दें। कल हमने इसका कोविड भी भेजा था
वो अल्लाह का शुक्र है कोविड इसका नेगेटिव आ गया, क्योंकि कुछ सिम्टम्स जैसे कोविड की तरह भी चल रहे थे। तो अब ये क्योंकि वालदा बार बार कह रही थी, तो हमने कहा इसको भी रूल आउट करें, तो वो भी हमने भेजा है, तो इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये दो फ्रैक्चर्स का भी आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, मतलब जाहिर है आप कह रहे हैं काफ़ी अरसे से इसको इंजरीज हुई थी, खराबी वहाँ से हुई जहाँ से इसका इलाज नहीं हो सका। मतलब दो फ्रैक्चर अगर हो तो पूरा आज़ा सूज जाते हैं, दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये 13-14 साल की बच्ची फ्रैक्चर्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। ये इसमें जो इसकी एक साइड का वो बोन की अलाइनमेंट ठीक थी, लेकिन उसमें वो जैसे आप कहते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर टाइप का, और दूसरी साइड पे अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है। तो हमने दोनों प्लास्टर कर, नेचुरली उस वक्त फ्रैक्चर जब भी होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो ये अब हमें नहीं पता कि उस वक्त इससे कोई पेन किलर्स या उस तरह के मिले, लेकिन इनके फ्रैक्चर जो 4-5 महीने पहले हुए वो उस वक्त इस तरह प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुए थे। तो अब इसको मैंने प्लास्टर लगाया है। ऑर्थोपीडिक्स वालों का ख्याल है कि इसकी इन्फेक्शन जिस पर प्रॉपरली ट्रीट होगी, तो अगर प्लास्टर से एक साइड की तो अलाइनमेंट हो जाएगी, दूसरी अगर ना हो तो फिर में भी ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन ना हो। और अल्लाह करे आप सब भी दुआ करें कि बच्ची ठीक हो, क्योंकि हमारे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग केस है। डॉक्टर्स दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं, और आगे फर्दर इसकी न्यूट्रिशन का भी रोज प्लान किया जाता है, क्योंकि इसने 8-10 दिन से बच्चे को खाया हुआ भी नहीं था। जी जी डॉक्टर, वो भी इसको एक और चीज़ हम स्पेसिफिकली आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे भी, तो लिहाजा वी वांट टू नो कि वेदर देयर इज एनी ट्रूथ इन इट, कि इसके दांत भी तोड़े गए हैं और जैसे चम्मच मार मार के कुछ इस किस्म की बातें भी आपको लगा आपकी डायग्नोसिस में कि ये लेवल ऑफ टॉर्चर भी हुआ है? हाउ मेनी टीथ आर इंटैक्ट, या दांत कितने मुतासर हैं? देखिए उसका एक्चुअली हमें तो अब जो बच्ची को पहले नहीं देखा हुआ, तो उसका फ्रंट वाला एकदम पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो चिप हुआ हुआ है। अब ये या पहले का था या अब है, इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि ओवरऑल इसको इंजरीज हैं और सर पे भी हैं। और तेजाब का भी कोई एलिमेंट है डॉक्टर साहब? कोई एसिड भी इस पे डाला था? तेजाब का हमें ऐसा फ्रंट पे नज़र नहीं आया, लेकिन उनकी वालदा कह रही थी तेजाब पे ला गया, तो इसलिए हमने उनके टेस्ट भिजवा दिए। वो टेस्ट हमें एक्यूरेटली बताएंगे कि तेजाब पिलाया गया या नहीं पिलाया गया, लेकिन सामने देखने में उसके शवायद नहीं मिलते, लेकिन बच्ची को मारा पीटा गया है, वो एक चीज़ सामने क्लियर कट है। डॉक्टर साहब, आप और आपकी टीम हैट्स ऑफ टू यू, और बड़ा मुश्किल केस है। अल्लाह मियां आपके लिए आसानियाँ करे, इस बच्ची को जल्द सेहतियाब करे, और एनी हेल्प दैट यू रिक्वायर आपको इंशाअल्लाह। ज़ाहिर है आपने कहा ऑलरेडी इतनी NGOs हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने लोग हैं जो आपसे राब्ते में हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टली डॉक्टर साहब से सुन के ना दोबारा से वो एक जैसे बच्ची तो एक्चुअली इज़ गोइंग थ्रू व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, लेकिन सुनने वालों के भी ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं कि व्हाट ऑल मस्ट हैव हैपेंड। और ये ख़ुद भी बता रहे हैं कि कोई बहुत सी इंजरीज तो कुछ महीने पुरानी है, सो शी एक्चुअली लिव्ड विद ऑल ऑफ देम, और विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट वो खुद ही एड हॉक बेसिस पे हील भी होती गई, लेकिन हालात ऑब्वियसली उसके बहुत। HRCP के बारे में आपको बता दें कि शायद आपको लगे कि पता नहीं अब तक ये था नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। कम उम्र घरेलू मुलाजमीन की मुलाजमत को अब जुर्म करार दिया अब जाए, और ये मुतालबा किया है इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने, और रियासत बच्चों पर जो कम उम्र बच्चे होते हैं उन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दामात करे। और सर्टनली वैसे तो चाइल्ड लेबर के कवानीन तमाम सूबों में अलग अलग मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि कमीशन की चेयरपर्सन जो है हिना जिलानी, उन्होंने एक बयान में कहा कि मुल्क में रिजवाना पर तशद्दुद जैसे वाक़यात, नाबालिगों की मुलाजमत और उनसे बदसलूकी को मामूल बना लिया गया है, विच इज़ वेरी ट्रू। बिकॉज मुझे तो ये भी एक टू बी ऑनेस्ट हमें थोड़ा सा वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि अभी कानून साजी होनी है कि बच्चों को मुलाजमत में ना रखें। इट शुड हैव बिन देयर ऑल दिस टाइम। कितनी हम बच्चों के हकूक़ की बात करते हैं, तो शायद एक्चुअली लेट्स फाइंड आउट कि ऐसी कोई कानून साजी है कि नहीं है, और नहीं है तो मतलब ASAP करें,
स्टार्ट मेकिंग एन एग्जाम्पल। ये केस आपके सामने, इसी पे अगर सही से तफ्तीश हो जाए, सही से कार्रवाई आगे बढ़े, कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं, इस बच्ची इसके घर वालों को इंसाफ मिल जाए, तो एक एग्जाम्पल तो होगी हमारे पास एटलीस्ट। अदरवाइज तो आपको पता ही है, वैसे इससे पहले भी एक केस आया था, उसमें सजाएं भी हुई थी। तो एग्जैक्टली पहले तो टॉर्चर और नो टॉर्चर, ये आपने नाबालिग बच्चों को अगर घर में आप मुलाजिम रख रहे हैं तो देन इट्स दैट इन इटसेल्फ इज अ क्राइम, ताकि वो मौका ही ना हो ना कि आगे उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या होना है। तो दैट शुड बी अ रेड लाइन जिसको पता है क्या, एक जुर्म करार देना तो चलें ठीक है, वो कानूनी तकाजे तो पूरे, हमें अपने माशरे को इस तरह से सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ है, लोग इसे मायूब नज़र से देखें, लोग सवालिया नज़रों से देखें। अगर आप एक रेस्टोरेंट, एक पब्लिक प्लेस पे हैं और आपके बच्चे को एक और छोटी बच्ची संभाल रही है, तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि लुक्स करा देना होता है ना, लुक्स करा देना होता है आपको। ये एक पूरी एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा होता है कि वो किस किस्म की फैमिलीज हैं, वो किस किस्म के ख़ानदान है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप रिश्ते भी बच्चों के लेके जाते हैं और आगे से आपको घरेलू मुलाजमा बच्चियाँ नज़र आएँ, तो यू शुड थिंक ट्वाइस कि ये एक कल्चर है उस घर का, तो ये चीजें बीच में आ जानी चाहिए। और दूसरा ये कि वो ये जो नॉर्मलाइज हो गया है ना, हो गया है नॉर्मलाइज हो गया ना, बस उसको ये इसको मेरा ख्याल है कि हम कह के भी और बता के भी और लिटरली ग्रेजुअली माशरे में चेंज आएगा, बिकॉज इसको नॉर्मलाइज नहीं होने देना। नॉर्मल नहीं है ये चीज़, इनमें से कोई भी प्लीज़ इसको नॉर्मल नज़रों से ना देखें। और ख़ास तौर पे जिसकी बेल हुई है ना, जो कि बेल बिफोर अरेस्ट, उसकी वो भी एक मामला है जिस पे बात होनी चाहिए कि क्यों जहाँ इतने सीरियस चार्जेस हों किसी के अगेंस्ट और फिर भी उनको बेल हो जाए, मेक्स यू वंडर। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बारिशों के बारे में अपडेट ये है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूल अर्ज़ में बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के कई शहरों की, कई इलाकों की बात करें तो ज़ेर आब आ चुके हैं और दीगर शहरों में तूफ़ानी बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पंजाब में दरियाओं के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। नॉट लुकिंग गुड। ये हम पिछले 1-2 हफ्तों से आपको बता रहे हैं, ये सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है और रुक नहीं रहा, और इट विल टेक द शेप। वैसे रावी में पानी का बहाव ऑल्दो अभी कम हुआ है। अच्छा। और पानी के रेले में कमी के बावजूद दरिया में निचले दर्जे का सैलाब अभी भी देखा जा रहा है। फिर दरियाए सिंध में तरबेला है, कालाबाग है, चश्मा और तौसा, जबकि दरिया रावी में बल्लोकी और साधुकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सो ये है सूरत हाल। लेकिन बलूचिस्तान में आपको बता दें कि मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। सो वहाँ इट्स नॉट वर्किंग आउट सो वेल। गुड्डू और सखर में भी मुख्तलिफ मकामात पे एक्चुअली पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सो अभी हम चलेंगे चमन और वहाँ से थोड़ी सी विजुअल्स आप देख लें ना ये पानी के। यस, नूर जमान अचकजई हमें बताएंगे कि वहाँ ताज़ा सूरत हाल है क्या, चमन में क्या चल रहा है। जी पिछले सालों के बरक्स इस साल मानसून का इंतहाई ताकतवर सिस्टम जो है वो जुलाई में शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता कई दिनों से बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी बस जुनूबी इलाकों में इंतहाई ताकतवर सिस्टम के बायस मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल बन चुका है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खासकर शुमाल मशरकी इलाके जिसमें योब, लोरलाई, हारनाई, मुस्तकिल, दुक्की, कोहलू, बारकान, डेरा बुख्टी, इसी तरह रकनी, मेख्तर, किला सेफुल्ला, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, नसीराबाद, जाफराबाद और बस्ती जो इलाके लसबेला में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में अहम को भी शहरें भी मुतासर हुई, जबकि राब्ता सड़कें कई 100 किलोमीटर के इलाके में वो बह चुकी है, जिसके बायस अमदरब जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक मुअत्तल हो चुका है। ओह गॉड, दैट लास्ट विजुअल अगर हम दोबारा दिखा सकते हैं, ये पूरा ब्रिज के नीचे मतलब पूरी वो मतलब इट्स गॉन, द होल एरिया इज़ गॉन। एक दफ़ा दोबारा आपको वार्न करेंगे कि प्लीज़ दीज आर नॉट टाइम्स कि इसमें आप अपनी समर वेकेशन ट्रैवल वगैरह करें। इट्स अभी हम नसीराबाद चलेंगे और बलूचिस्तान आपको पता ही है पिछले साल भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, इस मरतबा भी तवज्जो कम रहती है, ज़ाहिर है रिसोर्सेज कम हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। नहीं, लेकिन हर साल यही कहा जाता है ना कि अगले साल बेहतर हो जाएगा, कुछ नहीं बेहतर होता। आबिद बलोच हमें बता रहे हैं नसीराबाद से।
जी, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, बोलान, डेरा बुगटी और सोबतपुर में जो है बारिशों का सिलसिला थम गया, मगर जो है पहाड़ी इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला अभी तक रुका नहीं। दरियाए लेडी से आने वाला 36,000 क्यूसिक और जो है नाड़ी बैंक से 22,000 क्यूसिक, दरियाए मूला से जो है 15,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों से जो है 5,000 क्यूसिक इस वक्त जो है पटफिट केनाल में दाखिल हो चुका है और 76 से आने वाला सैलाबी रेला रब्बी में दाखिल होने से जो है 2 शगाफ पड़ने से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए और जो है चावल की पनीरी भी शदीद मुतासिर हुई है। जबकि डेरा बुगटी में जो है नदी नालों में तोगयानी के सबब कश्मोर, ज़ैनको और जाफराबाद को मिलाने वाली राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुई। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी के मुताबिक जो है हंगामी बुनियादों पर जो है काम शुरू करके आर्जी रास्ता बहाल कर दिया गया है और कश्मोर, ज़ैनको और जो है सुई जाने वाली राब्ता सड़कें अभी ट्रैफिक के लिए खुली हैं। अगर सैलाबी रेले और मानसून की बारिशें दोबारा शुरू हुई तो बेघर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के साथ साथ एक मरतबा फिर जो है ये ग्रीन बेल्ट सैलाब की नज़र हो जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात के पेशगोई के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया नसीराबाद और महकमा इरिगेशन की जानिब से ताहाल कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए। जी ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हमें अपडेट किया आबिद बलोच ने। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हमें देना है। आज मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हम याद करेंगे, उनका 130th बर्थडे है। सो मोहतरमा फातिमा जिन्ना कराची में पैदा हुई, 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, सबसे करीब थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। और पेशे के एतबार से शी वॉज अ डेंटिस्ट। बहुत से लोग जो हैं वो उनको बिल्कुल एक द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी अपनी भी एक स्टैंडिंग थी बिकॉज शी वॉज अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट। और कायद आज़म को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, वी ऑल नो दैट। उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे। फातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तहरीक पाकिस्तान में इंतहाई सरगर्म रहीं। मुस्लिम लीग के जलसों के साथ साथ ख़वातीन के इज्तिमात भी कराती रहीं। फिर जो हुआ वो भी सबको याद है। 65 में फील्ड मार्शल अयूब खान के मद्दे मुकाबिल उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन की तफसील भी आपको पता ही है। और 67 में फिर उनका इंतकाल हुआ और कायद आज़म के मज़ार के अहाते में ही इनकी तदफीन की गई। अच्छा जी, एक अच्छी खबर ये है हमारे पास कि पाकिस्तान के एक हॉर्स राइडर हैं, घुड़सवार हैं, उस्मान खान। इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है भाई। और ये क्वालिफिकेशन यहाँ तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल काम है। इस सिलसिले में आयरलैंड में एक इवेंट हुआ और ये संग मील इन्होंने वहाँ पे अबूर किया है और FES के ओलंपिक क्वालिफिकेशन मयार को इन्होंने हासिल कर लिया है, विच इज़ नॉट ईजी। और क्वालिफिकेशन के लिए यूरोप में मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत की, जिनमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम में होने वाले इवेंट्स भी शामिल हैं। इतवार को फाइनली आयरलैंड में ये इवेंट हुआ और उन्होंने मतलूबा मयार को हासिल करके ओलंपिक्स के लिए अपनी जगह बना ली है। जबरदस्त बात है। क्या अच्छा, ये इतने स्टनिंग विजुअल्स लगते हैं ना मुझे हमेशा से, मतलब जब से हम ओलंपिक्स फॉलो कर रहे हैं। घोड़े को भी टू राइड अ हॉर्स, और वो भी एक ओलंपिक क्वालिटी, और उसके बाद खुद जो राइडर होता है ना उसको भी एक स्टाइल चाहिए होता है, उसका एक पोस्चर होता है, उसकी एक कमांड होती है ओवर द हॉर्स। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम उस्मान खान से ज़रूर बात करेंगे। एक छोटा सा इंटरव्यू तो बनता है। हेलो, वेलकम इफ़ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस। क्या हाल है? बहुत सी बातें हमने की। माई माइंड इज स्टिल स्टक विद रिजवाना जो मुलाजमा है, क्योंकि उसकी हालत जो है, ऑल्दो डॉक्टर्स उसको ट्रीट कर रहे हैं, हमारी पिछले घंटे में डॉक्टर से भी बात हुई थी, लेकिन जस्ट दिस कल्चर इंसान बड़ा मायूस हो जाता है कि वाई आर वी नॉट चेंजिंग। एक और चीज़ जिसमें हमें चेंज करना पड़ेगा अब्दुल्ला, वो आपके सामने है और आपको जल्दी बता दें। आपको पता है कि रोज़ कोई ना कोई सर्वे और कोई रिपोर्ट आ रही होती है और सेल्डम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का नंबर जो है कुछ बेहतर हो उसमें। तो लेटेस्ट आपको बता दें कि 2023 की आलमी हुनर रिपोर्ट में पाकिस्तान 100 ममालिक में से कौन सा नंबर है हमारा? 92 नंबर पर है। 92nd आउट ऑफ 92 का हिस्सा ना कुछ ठीक नहीं हमारे लिए बैठता है। कोसेरा की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट में गुज़श्ता बरस हमारा 64वां नंबर था। यकीनन ये एक परेशान कुन बात है कि हमारा हुनरमंद तबका तेज़ी से कम हो रहा है। कोसेरा हुकूमती सतह पर स्किल सीखने की हौसला अफजाई नहीं है। नौजवानों पर बैरून मुल्क जाकर काम करने के दरवाजे अगर इसी तरह ये हौसला अफजाई ना हुई तो बंद हो जाएंगे। हम अभी ये बता रहे हैं कि हमारे पास से जो लेबर एक्सपोर्ट होती है
वो वहाँ पे उतना पैसा नहीं कमा पाती क्योंकि हम स्किल्ड लोग नहीं भेजते हैं। हम कितनी बार डिवीजन एक बता चुके हैं, स्किल्ड लेबर क्या होता है और दूसरा क्या होता है। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक हौसला अफजा बात ये भी है कि जदीद स्टेम तालीमी सिस्टम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के कोर्सेज में पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो बड़े अच्छे हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, भरपूर एनरोलमेंट कर रहे हैं उसमें और हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए हैं। सो यस, ये एक अच्छी बात है और आने वाले दिनों में सर्टनली महारत हासिल करके आलमी मार्केट में काम करने के लिए ये हमारी वर्कफोर्स दस्तयाब होगी। माहिर तालीम है डॉक्टर आयशा रज़ाक, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर आयशा, ये जो रिपोर्ट्स आती हैं बाज़ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो स्टेम वाला मामला है कि हमारे नौजवानों का रुझान बढ़ा है, एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप भी अपने बिकॉज आप प्रैक्टिकली इस शोबे से वाबस्ता हैं, आप भी ये ऑब्जर्व कर रही हैं अराउंड यू? जी अस्सलाम वालेकुम हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखिए रिपोर्ट आपने सही कहा कि कुछ इसके अंदर आप कह लें कि ब्राइट स्पॉट्स हैं और कुछ इसके अंदर डार्क स्पॉट्स हैं। तो जो ब्राइट स्पॉट्स हैं वो तो आपने खुद वाज़ेह कर दिया कि एनरोलमेंट हमारी हमें नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी जा रही है, बहुत रोबस्ट है। सो हम सेकेंड हैं इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इन जो हमारा स्टेम फील्ड्स के अंदर है। फिर उसके 79% मेरे ख्याल में। इसी तरह से जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है डिजिटल स्किल्स के अंदर, उसके अंदर आपको पता है कि हमारा 228% ईयर ओवर ईयर एनरोलमेंट ग्रोथ है। और ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 6.5 लाख जैसे आपने स्टेप के अंदर दिखाए। ये हौसला अफजा चीज़ें हैं। और अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें ये भी नज़र आता है कि अगर आपको अब गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से लेबर मार्केट का लैंडस्केप चेंज हो रहा है, आपको डिजिटल स्किल्स या जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस स्किल्स होती हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं जो बिजनेस स्किल्स का हिस्सा हैं, वो आपको सीखनी पड़ेगी। जो इसके अंदर लेकिन फिर डार्क स्पॉट्स हैं वो ये कि एनरोलमेंट तो अच्छी है लेकिन क्वालिटी ख़राब है हमारी। तो वो अगर आप देखें कि रीजनली भी जो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आप अगर अपना कंपैरिजन देखें बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस स्किल्स के अंदर और ग्लोबल तो जाहिर है फिर उससे भी आपकी सूरत हाल जो है वो ख़राब है। तो उसमें वी आर नॉट डूइंग वेरी वेल। हम लैगिंग कंट्रीज़ में आ रहे हैं इस वक्त इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक। तो रीजनली भी अगर देखें तो हमारा जो एवरेज स्कोर है उससे हम बहुत कम हैं, बहुत पीछे हैं। 22% हमारा मेरे ख्याल में बिजनेस में है। हमारा जो एशिया पैसिफिक का रीजनल जो एवरेज है वो तकरीबन 41% है। इसी तरह से अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो 10% है, जबकि आपका जो एशिया पैसिफिक का एवरेज है वो तकरीबन 49% है। 8% आप इस वक्त। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये आपने 52% है। जी डॉक्टर आयशा, इससे पहले हमने एनरोलमेंट की बात की, ग्रेट, लेकिन आपने क्वालिटी की साथ बात की विच इज़ नॉट टू गुड। तो अगर हम इसको ऊपर ले आएँ, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें, देखिए गैप हमें वो ये जो टैलेंट सर्वे है 2023 का और हमारे फिगर्स नीचे, देयर वाज अ जनरेशन आउट देयर जो कि हमारी लेबर क्लास थी जो बाहर जाती थी और उसमें कुछ ख़ास स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती थी। मे बी वो उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन अब जो यंगस्टर्स हैं नेचुरली दे आर मोर स्किल्ड और ख़ास तौर पे IT सर्विसेज वगैरह में दे वांट टू डू बेटर। जॉब्स भी आपको पता है कि हमारे हमसाए मुल्क जो है वो सारी बाहर उनको प्रेफर करते हैं। क्वालिटी वाइज हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? व्हाट इज़ लैकिंग? उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो नॉन ग्लैमरस आंसर है जो कि बेसिकली फंडामेंटल इशू है इस वक्त, वो पाइपलाइन का इशू है। हुमर अब्दुल्ला, जो मर्ज़ी आप कर लें लेकिन अगर आपकी स्कूल की जो पाइपलाइन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर स्कूल के अंदर आपकी एकेडमिक स्किल्स और आपकी टेक्नोलॉजी स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया गया तो फिर आप देयर इज़ ओनली सर्टन वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं ना हायर लेवल के ऊपर जब जाते हैं। फिर आप ये देखें कि हायर एजुकेशन में किस किस्म के लोग जाते हैं, वो ऑलरेडी एक बहुत छोटा सेगमेंट है कंपेयर टू जो आपकी यूथ पॉपुलेशन है। तो अगर आपने उस जगह पे तवज्जो नहीं दी तो वो लोग जो टेक्निकल वोकेशनल साइड पे जाएंगे, हर कोई 4 साल की डिग्री तो नहीं करेगा, और वो लोग जो जाएंगे भी डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर, उनकी क्वालिटी भी वो बेस इतनी अच्छी नहीं बनी होगी कि आप उसके ऊपर बहुत वैल्यू एडिशन कर सकें। एक सबसे बड़ा फंडामेंटल आपका ये प्रॉब्लम है और ये पूरी दुनिया अब इस बात को मानती है कि आपको अपनी स्कूल एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन के अंदर 2-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इनकलकेट करने की ज़रूरत है। देखिए टेक्निकल कंटेंट स्किल्स तो अपनी जगह पे हैं,
लेकिन वो जो एक स्किल्स होती है ना, जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, कि दी एबिलिटी टू लर्न एंड रीलर्न, यानी कि आपको अगर अपनी अडल्ट लाइफ के अंदर, वर्किंग लाइफ के अंदर 3 से 5 दफ़ा अगर आपको अपनी अब इस ज़माने के अंदर प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, तो हर दफ़ा आप उसको करने के लिए डिग्री प्रोग्राम में तो नहीं जाएंगे या कोई और आपको नहीं सिखाएगा। यू नीड टू बी एबल टू लर्न। सबसे बड़ा मसला आपका यहाँ पर ये है। डॉक्टर आयशा, आप एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया था, अडेप्टेबिलिटी का था, और इन आर केस लैक ऑफ इट। इज़ इट बिकॉज हमारी स्कूलिंग इज़ सच अ रट्टा प्रोसेस और उसमें लिटरली माइंड ग्रो होने की कोई इतनी एबिलिटी होती नहीं है, गुंजाइश भी नहीं होती। बच्चे थोड़ा सा, आपको पता ही है कि दुनिया में आप थोड़ा सा वॉन्डर करें, अपने दिमाग से कोई नई चीज़ें निकालें, उनको इनकरेज किया जाता है। वी जस्ट वॉन्ट टू बी फोटो कॉपीज ऑफ वन अनदर। इज़ दैट वन ऑफ द रीजन्स? बिल्कुल हुमा, मुख्तलिफ वजूहात है। ज़ाहिर है जो आप एक वजह कह रही हैं वो हर चीज़ ही ख़राब है ना। इनपुट पे ख़राब है, आपके पास बैक एंड पे बच्चे के पास घरों के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मौजूद नहीं है। करिकुलम आपका कोई बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता कि आप, जैसे हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं, जो कि स्कूल के ज़माने से इनकलकेट करनी ज़रूरी होती हैं, जैसे जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टीम्स में काम करने की एबिलिटी है, ख़ुद से सीखने की एक, वो जैसे कहते हैं ना, इंटरनल मोटिवेशन आपकी हो कि आपने सीखना है, और आपके अंदर फिर वो एकेडमिक स्किल्स हो, लैंग्वेज स्किल्स हो, बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल्स हो कि फिर आप सीख भी पाएँ, रिसोर्सेज हों ताकि अगर आप इंडिपेंडेंट लर्निंग करना चाहें तो कर सकें। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमारी जो किताबें जिस किस्म की आती हैं या जिस किस्म का करिकुलम होता है, वो इनकरेज करता ही नहीं है। और देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि अगर आपको ये स्किल्स की तरफ लेकर जाने, अभी इसहाक डार साहब मईशत की बात करे थे, एक तो ये कि बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है हाई एंड स्किल्स का मईशत की ग्रोथ के साथ, तो हुकूमत को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। एक तो इंटरनेट एक्सेस बहुत वाज़ेह है कि वो लोग एक्सेस करते हैं इस किस्म की रिसोर्सेज को जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, डिवाइसेस की ऑब्वियसली एक्सेस है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, आप देखें कोर्सेरा का जो ये रिपोर्ट है उसका वैसे ही सैम्पल बहुत स्क्यूड है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी लैंग्वेज स्किल्स एक सर्टन लेवल की हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट या डिवाइस एक्सेस है, ये वो लोग हैं जिनको किसी वजह से वो जो क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना पड़ता है सर्टिफिकेशन के अंदर एनरोल करने के लिए, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ हद तक उसके अंदर गवर्नमेंट का भी रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने HEC ने कोर्सेरा के साथ पार्टनरशिप शुरू करके यूनिवर्सिटी फैकल्टी और स्टूडेंट्स को अगर इन लोगों की भी डॉक्टर साहब की है। जी, अगर इन लोगों की ही बात कर लें डॉक्टर साहबा, जो ये जो थोड़ा इन लोगों के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर हम बिल्कुल ही सरकारी सतह के स्कूलों को निकाल दें, जो प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे जा रहे हैं, जो बड़ी महंगी भारी भरकम फीसें वसूल कर रहे हैं, मतलब उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान एट टाइम्स लगता है कि 2 कैटेगरी ऑफ स्कूल्स बन गए हैं। बाज़ स्कूल्स हैं जी जिन पे ह्यूमन स्किल पे काम हो रहा है या डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, माँ बाप परेशान होते हैं जी, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, बड़े चिल हैं ये स्कूल, ठीक है। अब बाज़ स्कूल्स हैं जहाँ पर बस सर किताबों के बीच में दिया हुआ है और ग्रेड, कुछ समझ ही नहीं आता कि हमारे यहाँ किस तरह के बच्चे निकलें जो आगे हमारी मईशत संभाल सकें लिटरली। अब्दुल्ला, ये तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम भी जब से स्कूल देखते आए हैं वो ज़्यादा तो ग्रेड्स का, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्रेड्स का फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ग्रेड्स ये आजकल बल्कि काफ़ी ज़्यादा बात कई दफ़ा लोग करते हैं कि जी ग्रेड्स आपका नहीं देखते, एम्प्लॉयर बिल्कुल देखते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप ग्रेजुएट करते हैं और आप पहली जॉब की अपनी तलाश पे हैं तो ग्रेड बिल्कुल देखा जाता है। उसके अलावा लेकिन जाहिर है वो ग्रेड्स अब बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने उसके अलावा कुछ सीखा ही ना हो, कि रट्टा मार के अपने सिस्टम में से आप निकल। प्राइवेट स्कूलों की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा हालात इसलिए बेहतर कुछ आपको लगते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हमारी तरह का आर्केइक नहीं है, तो वो फिर भी थोड़ी सी वो एक सीखने की सलाहियत, थोड़ा वो जो आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है जो आपको पढ़ाया जाता है वो थोड़ा सुपीरियर होता है। थोड़ी ज़्यादा आपको ऐसी सॉफ्ट स्किल्स की तरफ, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाती है, डिजिटल स्किल्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है। तो मेरे ख्याल पे कि वो एक थोड़ी सी जो हम बात करते हैं ना कि आपके पास खुद ऐसी कोई बेसिक स्किल्स आ जाएं, ज़ाहिर है हर बच्चा तो वो नहीं करता, हर बच्चा वो उस चीज़ को भी नहीं कर पाता। डॉक्टर आयशा, लार्जली फाइनली जो इक्विप्ड होते हैं बच्चे जिनमें ये सारी स्किल्स होती हैं, ऑल द एट्रीब्यूट्स, वो निकल जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज वो लिटरली आप देखें ना कि एक वर्क फोर्स में कोई ब्राइट बच्चा जिसके पास ये सारी स्किल्स हो वो आ जाए, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट देखें, वो बेचारा क्यों फंसे उसके अंदर,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि वो अपनी वाइफ से हर चीज़ चेंज करे, वो उठ के बाहर चला जाता है। तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, वो ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, दे डोंट वांट टू वर्क, टॉक्सिक वर्क कल्चर, एग्जैक्टली, क्योंकि वो इससे भाग के बाहर जाते हैं। या उस पर वो बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला। और वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ओवर टाइम मैं थोड़ा सा इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि देखें अगर कोई बच्चा, क्योंकि हम फ़ौरन तो अपनी इन्वायरमेंट को आप जैसे कह रहे हैं हम दुरुस्त नहीं कर सकेंगे, अगर ये बच्चे बाहर चले भी जाते हैं, देयर आर वेरियस वेज ऑफ पेइंग योर कंट्री बैक। देखिए इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं और हमें पता है कि ये बड़े बड़े जो आपकी अब टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, गूगल है, सिस्को है, अमेजॉन है, इधर उधर बहुत सारे लोग हैं जो ओवर द ईयर्स हाँ, एंड दे फाइंड अ वे ऑफ गिविंग बैक टू योर कंट्री। ठीक है, वो आपकी हायर एजुकेशन के अंदर किसी तरह से या आपकी लेबर फोर्स के अंदर किसी तरह से कंट्रीब्यूट करके, आपकी मईशत में और तरीक़ों से कंट्रीब्यूट करके दे डू गिव बैक। तो मेरा तो ख्याल ये है कि आप स्किल्स प्रोवाइड करें बच्चों को, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने यहाँ पर काम करना है या बाहर जाना है, उन्हें अपनी ज़िंदगी बनाने दें। वंस दे आर एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ एब्सोल्युटली, इसमें कोई जिसके दरवाजे खुले होने चाहिए हर शख्स के लिए, वो जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके भी पाकिस्तान का नाम ही रोशन कर रहे होते हैं, एंड somehow most of them manage to find a way to give back to their country. You are absolutely right. एक छोटी सी बात अगर मैं ऐड कर सकूं, सिर्फ वो ये है कि देखें ये बहुत ज़्यादा, और ये मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सिर्फ 4 ईयर डिग्री बहुत सारे, अब क्योंकि हमारा वो स्केल हर किस्म का बच्चा अब हाई स्कूल के बाद उसके आगे की एजुकेशन हासिल करना चाहता है, बट 4 ईयर डिग्री इज़ नॉट फॉर एवरीवन। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के बारे में सोचें, लेकिन अगेन उनको यूज़फुल बनाने का यही तरीका है कि आपकी पीछे से जो पाइपलाइन है, हाई स्कूल से जो बच्चा ग्रेजुएट करके आ रहा है वो इस काबिल हो कि फिर वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लेके कहीं पहुंच सके। ना सिर्फ इसलिए कि शॉर्टकट मारा जाए, उसमें ये इक्विप्ड होना चाहिए बच्चा के उसको। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच, दिस वाज एन एनलाइटनिंग डिस्कशन और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक क्विकली हम आपको बता दें, आप टाइम्स आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो बाहर जाके अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, अब ना कीजिएगा, क्योंकि अब आपको पता है ना कि उस पे कितना 400% उसकी जो है ना फीस बढ़ा दी गई है। सो पहले टैक्स दहिंदगान के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 1% था, अब बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अच्छा, ये भी ऑब्वियसली टैक्स पेयर्स के लिए ही आपको पता है बात। सो रजिस्टर्ड मगर टैक्स ना देने वाले अफराद के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 2% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। सो इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड सो 10%। सो ये है सारा मामला। सो आपको आइल्स वगैरह की फीस जमा करानी हो, कोई इस तरह की चीज़ करनी हो, मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मुझे हंसी आ रही है, मुझे रोना आ रहा है इस बात पे, मतलब लिटरली कुछ भी ना कर सको तो फिर कार्ड भी क्यों रखना, छोड़ दो इस सारे सिस्टम। ये सारा तालीम से मुझे याद आया, अभी मुझे आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय नीस कि आज पंजाब में लाहौर बोर्ड में मैट्रिक का नतीजा आया है भाई। अच्छा। और मैट्रिक का नतीजा बड़ा माइलस्टोन होता है सब बच्चों के लिए। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस। बड़ी चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं, चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि अच्छा आ गया तो आपको पढ़ाई की शायद इजाज़त मिल जाए, बुरा आ गया तो शादी की तरफ भी डाल दिया जाता है कि तुमने आगे करना क्या। बात नहीं है एटलीस्ट अभी तक आपको शक है? नहीं, मैं चलें हम मैट्रिक इज 16 करेंगे ना, मैट्रिक इज 16-17 इयर्स ऑफ एज। हाँ, 16। तो देन यू नो हाउ आवर कंट्री वर्क्स कि आगे मजीद पढ़ने की जरूरत क्या है, बस 10 जमातें हो गई, क्योंकि वो 10 जमातों तक ही बात होती है, क्योंकि मैट्रिक तो एक्चुअली हर कोई कर ही लेता है। वैसे अगर किसी के नंबर अच्छे नहीं भी आए तो परेशान ना हो, क्योंकि दुनिया में उतनी ज्यादा चीजें मैट्रिक के नंबरों पर डिपेंड नहीं कर रही होती हैं जितना आप सोच के इस टाइम बैठे। और अगर परेशान हो तो ये भी अच्छी बात है, बिकॉज दैट मीन्स कि आगे आप बेहतर करेंगे, तो इस परेशानी को मुझे लगता है कि इंटर के नंबर जो है आपके ज़्यादा मैटर करते हैं टू गेट इनटू अ बेटर यूनिवर्सिटी। सो यस, अगर आप नहीं इस दफ़ा कर पाए हैं अच्छा परफॉर्म तो आप कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं कीजिए और इंटर के लिए तैयारी किया। डू इट, इट्स ऑलराइट। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तोशाखाना से मुताल्लिक कानून में बड़ी तब्दीली की गई है और सेनेट ने तोशाखाना से मुताल्लिक ज़ाब्ते का बिल मंजूर कर लिया है। अब सदर वज़ीर आज़म हो, वफाकी वज़रा हो, मुसल्लह अफ़वाज और रद्दिया के अरकान को तोहफ़ तोशाखाना में जमा कराना होंगे। ना जमा कराए तो तोहफ़े की मालियत का 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा, विच इज़ गुड आई थिंक। और तोहफ़ की फ़रोख्त से हासिल पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। सेनेट से मंजूरी के बाद अब कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाना है। अच्छा जी, हाँ जी। तोशाखाना कवानीन में तरमीम के बाद मुस्तकबिल के लिए तो कुछ वजाहत हो गई है, लेकिन माजी में जो कुछ होता रहा है उस पर अब तक कोई पेशरफ नज़र नहीं आई। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है कि ये बहुत एक बिग डील बन गई है, ख़ासतौर पर पिछली हुकूमत के जाते जाते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी
तोशाखाना केसेस की जद में रहे, लेकिन ताज़ा तरीन केस चेयरमैन PTI का है। बज़ाहिर ये ओपन एंड शट केस होना चाहिए, लेकिन 2 साल से कुछ इसमें हम देख नहीं रहे और अब ये इत्तेहादी हुकूमत भी जा रही है, लेकिन तोशाखाना केस का कोई नतीजा निकला नहीं है। वैसे हमारे नुमाइंदा खुसूसी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज सईद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा मुझसे भी जान लेते हैं कि इसका वैसे ये पर्टिकुलरली लास्ट वाले तोशाखाना केस का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, और ये जो कवानीन में तब्दीली की गई है। एजाज, इतवार के रोज़ अचानक कानून साजी तोशाखाना से मुताल्लिक़ की गई और इसकी ज़रूरत और मकसद क्या अभी तक आप समझ पाए हैं, हमें भी समझाइए। कल इतवार के रोज़ जो कानून साजी करने की कोशिश की गई और कुछ कानून साजी हुई भी, उसमें तोशाखाना का केस भी शामिल है। वो इतवार के रोज़ इसलिए इजलास बुलाया गया था कि जो सेनेट है उसके पार्लिमानी साल के दिन मुकम्मल करने, और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सेनेट का इजलास काफ़ी लंबे लंबे अरसे के लिए जारी रहेगा। इसी तनाज़र में तोशाखाना का जो कानून है उसको जो बिल है उसको पास किया गया 2023 का बिल। तोशाखाना के अंदर जितने भी सरकारी अहदेदार हैं या निजी अफराद, वो बैरूनी ममालिक अगर जाएंगे या बैरूनी ममालिक से लोग आएंगे उनको तोहफे देंगे, तो तमाम पर पाबंदी आयद की गई है कि वो उसे तोशाखाना में जमा कराएंगे। और इसमें अदलिया के अरकान भी शामिल हैं, उसमें फ़ौज के भी अरकान शामिल हैं और निजी लोग भी शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई तोशाखाना के हवाले से मिला हुआ जो गिफ्ट है, बैरूनी शख्सियत से या गैर ममालिक से मिला हुआ गिफ्ट है, वो जमा नहीं तोशाखाना में कराता तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उसको जुर्माना भी होगा। 5 गुना जो तोहफे की कीमत है उससे 5 गुना बढ़ाकर, यानी कि 5 गुना तक इजाफे के साथ उसके ऊपर जुर्माना भी होगा। एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात यह है कि इसमें ओपन ऑक्शन की गई है कि यानी कि जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे उनको ओपन ऑक्शन के ज़रिए, खुली जो नीलामी के ज़रिए फ़रोख्त किया जाएगा। और जो तोशाखाना के जो गिफ्ट्स हैं उनसे मिलने वाली रकम है अलग अकाउंट में रखी जाएगी और उनको खुसूसी तौर पर जो दूर दराज इलाके हैं उनमें बच्चियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आखिरी बात वो भी बड़ी अहम है कि तोशाखाना में ग्रेड 1 से 4 तक के जो मुलाजमीन हैं, अगर उनको कोई तोहफ़ा मिलता है, नगद तोहफ़ा मिलता है, तो इस सारे कानून से मुस्तस्ना होंगे, जबकि बाकी लोग हैं उनके लिए ये कानून रखा गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक मौसर कोशिश की गई है और ये कानून साजी होना कोशिश तो अच्छी है। बेसिकली वो परसेंटेज देकर लेने वाला चक्कर अब खत्म हो गया है। अगर किसी ने लेना भी है, ये नहीं है कि आप पे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, तो ओपन ऑक्शन होगी, अगर आप बोली लगाएं तो आप ले लें। आई होप कि वो ऑक्शन का सबको पता लगे, वो ओपन ही हो और वो चोरी छुपे कहीं ऑक्शन ना हो जाए। सारी बातों में काफी लूप होल्स हैं, अगर निकालना चाहें तो बहुत कुछ निकल सकता है। लेकिन वैसे बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो द होल आइडिया ऑफ टॉकिंग अबाउट इट और अब इतने लॉज लाने हैं, क्योंकि इतना गंद पीछे पड़ चुका है, मतलब एक थोड़ी सी भूखा भूखा फीलिंग होती है कि वाई, जिसके पास सब कुछ हो वो क्यों मर रहा है इसके लिए। बट एनीवे आगे चलते हैं। एजाज, आप बताएं, जो कुछ सामने आ चुका है उसके मुताबिक तोशाखाना तहाइफ पर ऑब्वियसली आपको पता ही है कि सभी ने अपना हाथ जो है वो साफ किया है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म का केस तो बहुत वाज़े मालूम होता है और इस मामले का मंतकी अंजाम भी अब तक कहीं नज़र नहीं आया। तो क्या हुकूमती हलकों में कोई कुछ मायूसी है कि वो इस मामले को जाते जाते अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत सारे जो साबिक हुक्मरानों के नाम आए हैं तोशाखाना में और साबिक आला अहदेदारों के नाम भी आए हैं, साबिक वज़राए आज़म के नाम भी हैं, और अगर देखा जाए तो इसमें कोई शायद बचा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। लेकिन आपने ये जो बात कही कि मायूसी है मौजूदा गवर्नमेंट में कि जी वो साबिक वज़ीर आज़म का जो स्कैंडल था उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकी, मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि इस हफ्ते के एंड तक शायद या अगले हफ्ते के दरमियान में वस्त तक, यानी कि इन 2 हफ्तों में तोशाखाना का जो केस है जो मुकामी अदालत में वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना मायूसी, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोशिश शुरू में की और आपको पता है अदलिया का और पार्लियामेंट का एक टकराव भी हमने देखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी। रवां हफ्ते के एंड तक लाजमी ये चीज़ें मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी, अगर ना पहुँची तो अगले हफ्ते तक ये लाजमी पहुँच जाएंगी। चलिए जी, बड़ी खबर दे दी आपने, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद के इस हफ्ते अभी भी दिस इज नॉट द लास्ट वी हैव हर्ड ऑफ इट, अभी इसके बारे में मज़ीद बात होगी। ये जो तोशाखाना वाला पर्टिकुलरली घड़ी वाला मामला है वो मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है।
हम इस पे नज़र रखेंगे सर्टनली, लेकिन अभी ज़रा मौसम पे नज़र रखने की भी ज़रूरत है मुल्क के, क्योंकि बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के पर्टिकुलरली मुख्तलिफ शहरों में कई ऐसे नशेबी इलाके हैं जो पानी से भर चुके हैं। दीगर शहरों में भी तूफ़ानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया बाय द वे डायरेक्टर महकमा मौसमियात मेहर साहबजाद खान साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। और ये मैं आपको बात बताना भूल गई थी अब्दुल्ला कि मेरे यहाँ बाय द वे सैटरडे को बारिश हुई थी। सैटरडे को बारिश हुई थी? बिल्कुल जी, हम कराची में बैठे हुए हैं, बड़ी तेज़ बारिश हुई थी, थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन हुई तो थी ना। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेते हैं कि मॉनसून सीज़न की बारिशें ऑब्वियसली हर जगह चल रही हैं, अगर हम कराची की बात ना भी करें, अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते इनमें मज़ीद तेज़ी आ सकती है, उस हवाले से कोई अपडेट दीजिए, क्योंकि हालात अब उस लेवल पे हैं कि अभी मज़ीद बारिश हुई तो हाल बुरा भी हो सकता है। असल में मानसून सीजन जो पहले तो लग चुका है, वो तो अच्छी खासी बारिशें दे चुका है। यानी आज तक अगर कहेंगे ना तो तकरीबन मामूल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो आपने कहा है कि अगले हफ्ते में बारिशें ज्यादा होंगे, बल्कि बारिशें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन मानसून सीजन चूंकि अभी तक सितंबर तक रहता है, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि 9 या 10 अगस्त तक जो है बारिशों में कमी है, उसके बाद थोड़ी सी मेरा ख्याल लगता है तेजी आएगी। अच्छा, गुज़श्ता साल की निस्बत अगर कंपेयर करें, पिछली दफ़ा तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था, इस मरतबा क्या कम बारिशें हैं, सूरत हाल अंडर कंट्रोल रहेगी या ज़्यादा भी हो सकती हैं जाते जाते मानसून में बारिश? देखिए जी, बारिशों से सैलाब की अभी तक तो कोई ऐसा खतरा पैदा नहीं हुआ। थोड़ा सा जो दरियाओं, मुख्तलिफ दरियाओं से पानी इकट्ठा होके आजकल गुड्डू के मुकाम पर और सक्खर के मुकाम पर मीडियम दर्जे का और औसत दर्जे का सैलाब है। बाकी जो है दरिया जो है मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। सतलज में थोड़ा सा पानी आया था, वो भी इंडियन जो है हमारे दरियाओं के कैचमेंट एरियाज है, वहाँ पे बारिश हुई थी। इससे पहले जनाब में भी एक रेला आ चुका है। तो अभी तक हमारे रिजर्वायर जो है ना, वो थोड़े से काफी हद तक भर चुके हैं या भरने के करीब हैं। तो वो अगली बारिशें जो है ना, वो थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। लेकिन चूंकि एजेंसीज को ये बता दिया गया है, तो वो इसको मैनेज कर रहे हैं। कोई ऐसी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा नहीं है। अच्छा, जो इलाके हैं मुतासिर, वहाँ पे क्या नकल मकानी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी लोगों को? नहीं, ऐसी सूरत हाल अभी तक नजर नहीं आ रही। देखें, गवर्नमेंट के पास काफी वसाइल होते हैं, लोगों की वो हेल्प करते हैं, और इंशाल्लाह कोई ऐसी नकल मकानी तक अल्लाह ताला ना ले जाए। नकल मकानी तो ये है कि जिस तरह पहले पिछले साल बारिशें ज्यादा हुई हैं, उस तरह की बारिशें अगर ज्यादा हो, अभी बारिशें जो है थोड़ी सी कम ही होंगी। यानी जितनी पिछले साल हुई थी इतनी ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। नकल मकानी का भी इम्कान नहीं है। अल्लाह ताला ये नौबत ना लाए, और है भी चांस भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। ओके जी, चलेंगे। तो हमने आपको अपडेट कर दिया। सो यू बी वांट कि कहाँ बारिश होनी है, कहाँ नहीं होनी। लेकिन एक चीज़, कौमी असम्बली की मुद्दत जो है आपको पता है कि ख़त्म होने में सिर्फ हार्डली 2 हफ्ते रह गए हैं, बल्कि उससे भी कम वक्त रह गया है। लेकिन निगरान सेटअप के हवाले से कोई अपडेट नहीं मिल रही। दैट सीम्स टू बी अ वेरी हैवीली गार्डेड सीक्रेट इफ़ एट ऑल। पहले सागदार साहब की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती की बातें चल रही थीं, अब वो भी दम तोड़ चुकी हैं। बज़ाहिर नए नामों पर गौर होने की इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन नाम सामने नहीं आ रहा है। महज क़यास आराइयों का बाजार गर्म है, और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया इंटरव्यू में एक बार फिर बताया कि असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहलील करती जाएगी। हम अपने असम्बली अगले महीने हमारी जो बनती है डेट ऑफ कंप्लीशन, वो है 12 अगस्त की रात 12 बजे। ठीक, हम इंशाअल्लाह उससे पहले हम असम्बली तहलील करने का मैं मशावरत के बाद सदर को मैं चिट्ठी लिख दूँ। 8 अगस्त 10 अगस्त जो भी हमारे मेरे जो इत्तेहादी जमातों के ज़ुमा हैं, नवाज शरीफ साहब वो मशवरा देंगे वो लेकिन ये बात तय है कि उससे पहले हम करेंगे। चलिए, बड़ा क्लियर कट ये तो वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया। तो दैट इज़ डन। पीपल्स पार्टी की सोच भी यही लग रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि 9 अगस्त को हुकूमत चली जाएगी, निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आएगी।
के बाद जो 5 नाम हैं मशवरे से इनको शॉर्ट लिस्ट किया है। ऐसी बैकग्राउंड के भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं, किसी भी पार्टी का जो ओहदेदार हो या सीट होल्डर हो वो नहीं आ सकता, किसी पार्टी का बंदा नहीं आ सकता डायरेक्ट। ये तयशुदा बात है। 9 तारीख को डिजॉल्व किया जाएगा, ये तय है और नेचुरली 3 महीने अपीलेट होगा। नून लीग और इत्तेहादियों के बयान देखें तो लगता यही है कि हुकूमत अब कमोवेश एक हफ्ते की मेहमान है और इसीलिए फटाफट सारे बिल पास कराए जा रहे हैं, नई कानून साजियाँ की जा रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नून लीग को इत्तेहादियों से अब वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो माजी में हम देखते थे। कल इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल पर हुकूमती सेनेटर्स ने ही बड़ी कड़ी मुखालफत करती है, जिसकी वजह से चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। स्ट्रेटेजिक लेजिस्लेशन इतवार के दिन रखना ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरी आपसे दरखास्त होगी कि रूल्स को बुलडोज ना किया जाए और उसको कमेटीज को भेजा जाए। प्लीज हौसला रखें, हम सब एक दूसरे के साथ हैं कि उजलत की लेजिस्लेशन जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती। आपने अगर बुलडोज किया होता, जिस तरह किया है, मैं नहीं कहना चाहती, हम आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से हमें सख्त गिला है। इस पीरियड में सब जितने भी इन लोगों ने ये उल्टे सुलटे जो लेजिस्लेशन किए हैं, सॉरी टू से, किसी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और ये जहां तक इसका ताल्लुक है इस बिल का जनाब चेयरमैन, ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। ये आपका रुक रुक कर सांस लेने वाली जमहूरियत के दिन जनाब चेयरमैन, मुझे तो क्या कहते हैं, मुझे तो इसकी मौत नजर आ रही है। चलिए, ये भी तो आपने सुन लिया। और हुकूमत का खात्मा करीब आते ही बज़ाहिर इत्तेहादियों का हनीमून, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, हनीमून सीज़न जो है ना वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और कानून साजियों के मामले पर उठने वाले हल्के फुल्के इख्तलाफात तो सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात को देखकर बिल्कुल यही आपको भी लग रहा होगा कि शायद निगरान वज़ीर आज़म और दीगर वज़ीरों के इंतखाब में अभी वक्त लगेगा, अभी वक्त लगेगा। अच्छा जी, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कुंडी साहब, पहले तो इस इशू पर बात कर लेते हैं जब खुल के सामने आ चुका है वो खबर है, वो पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर से मुताल्लिक बाजोड़ धमाके में साफ जाहिर हो रहा है कि सियासी और इंतखाबी कैंपेन वगैरह चलाना मुश्किल होगा। अगर इन हालात में इलेक्शन को कुछ आगे करना पड़ा तो क्या पीपल्स पार्टी इसके हक में होगी, इसकी मुखालफत करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाजोड़ में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले उसकी पुरजोर मजम्मत करती है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या और काफ़ी अर्से के बाद जो है वो ये चीज़ें दोबारा शुरू हुई। इससे पहले भी कुछ हमले होने की कोशिश हुई जिसपे हमारे पुलिस के बहादुर जवानों ने इस चीज़ को रोका। अगर आपने देखा कि पॉलिटिकल एजेंट के कंपाउंड में या मस्जिद में या कुछ 1-2 पुलिस स्टेशन पे हमलावरों ने कोशिश की, दहशतगर्दों ने सुसाइड अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पुलिस के नौजवानों ने उसको जो है वो उसको रोका। देखें, जब आप 2013 में जब इलेक्शन कैंपेन थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थ्रेट था, 2008 में जो है वो 7 के एंड में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो उस वक्त भी थ्रेट्स थी और उसमें भी इलेक्शन हुआ। अब ये अगर बहाना बनाया जाए कि जी ये दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी हुई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि पिछली हुकूमत में जब इन दहशतगर्दों को लाया गया या पे सेटल डाउन किया, पहले उस मुल्क में जब सजा जजा नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा कुंडी साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से असेंबलियों की तहलील के लिए 9 अगस्त की तारीख जो है वो सामने आई है। हतमी फैसला ऑब्वियसली सामने आ ही जाएगा, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी अगर जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है तो असेंबलियाँ तोड़ने का ऑप्शन ही क्यों है? आई मीन मुद्दत पूरी होने दें और करा लें अक्टूबर में इलेक्शन। देखें, ये कंफ्यूजन है और हमने हमेशा इसको दूर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक 2 टोक मौक़िफ़ है कि इस असम्बली को अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए और जो है अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए 60 दिन के अंदर। PDM की जमातें और उसमें कुछ इत्तेहादी जमातें हैं जो कि चाहती हैं कि उनको 90 दिन चाहिए इलेक्शंस के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें जो है वो रोड़े नहीं अटकाना चाहती, उस पर जिद नहीं करना चाहती, इसलिए हमने ये कहा कि 60 और 90 में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम इत्तेहादी जमातों के साथ जो है
इस पे बातचीत कर सकते हैं कि आप 8 और या 9 को जो असम्बली तोड़ दें। वरना अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ माना जाता है तो हम PDM की जमातों से ये कहेंगे कि आप इस असम्बली का टाइम पूरा होने दें और अक्टूबर में इलेक्शन करा लें, नवंबर तक आप ना जाएं। लिहाजा हमारा तो मौक़िफ़ ये है, लेकिन PDM की जो जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि उनको जो है वो 90 दिन मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन नहीं चाहती, बाकी जमात चाहती है, क्योंकि हम इत्तेहाद में हैं तो हम इस छोटे मोटे मसले को बड़ा मसला नहीं बनाना चाहते। बड़ा गुनाहों वाला मामला। कुंडीसा पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इशारा भी दिया गया कि नगरा वज़ीर आज़म के लिए नाम शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, फैसला जल्द हो जाएगा। आप उम्मीद रखते हैं कि पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक कोई सियासी शख्सियत ही इस ओहदे पर आएगी, या अगर कोई गैर सियासी शख्सियत का नाम आया तो आपके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, हमारे लिए तमाम नाम काबिल कबूल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट नहीं किए हैं। इस हफ्ते जो हफ्ता शुरू हुआ, इस हफ्ते हमारी जो हमारी कमेटी बनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की जो कमेटी है वो बैठेंगे और अपने एक दूसरे के साथ नाम शेयर करेंगे, फिर लीडरशिप इसको फाइनलाइज करेगी। कोई शख्स भी हो सकता है, क्या वो सियासतदान है, जिसको भी है। हम एक ऐसा शख्स चाहते हैं, हम एक ऐसा तगड़ा शख्स चाहते हैं जो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए, जो RDS सिस्टम का स्विच ऑफ ना होने दे, जो RO इलेक्शंस ना होने दें और ऐसे इलेक्शंस होने दें इलेक्शन कमीशन साथ मिलकर कि जहाँ पे जो लोग वोट कास्ट करें, उन्हीं जिसके लिए कास्ट करें उन्हीं का वोट गिना जाए। हम कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को ये मैंडेट होना चाहिए कि वो जिसको भी वोट करें उनके वोट गिने जाएं और जिस पे भी पाकिस्तान की आवाम ने एतमाद किया, जिस जमात में भी करे उसको हुकूमत करें, ताकि इस मुल्क को इस पॉलिटिकल क्राइसिस में जो इस वक्त ये मुल्क फंसा हुआ है इसको आगे ले जाने के लिए वाहिद हल यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे लेकर चले। शुक्रिया आपका कुंडी साहब, इस बारे में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। अभी वक्त का आपने वक्त दिया, थैंक यू। We'll see you tomorrow.